This Cube Radio, entertainment with a purpose. रेडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं हमारे जो भी लिसनर्स हैं, जो यूएस में हैं या दुनिया भर में जो हमें सुन रहे हैं और जो भारत में सुन रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेहत पर, स्वास्थ्य पर। किस तरह जो अब शीत ऋतु शुरू हो चुकी है भारत में, तो उस दौरान किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और ओवरऑल जो आयुर्वेदा है वो सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहता है, आयुर्वेदा का एसेंस क्या है, किस ऋतु में किस तरह से क्या खाना चाहिए और किन लोगों को क्या डाइट देनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदा आचार्य और डॉक्टर संगीता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। डॉक्टर संगीता जी, आप प्रोफेसर हैं आयुर्वेदा की और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को आप समझाएं कि आयुर्वेदा का एसेंस क्या है, किस तरह से हमारे शरीर को ये साइंस है, ये जो आयुर्वेदा मेडिसिन है, किस तरह से देखती है। हाँ जी, हाँ। आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स जो है बेसिक हम लेकर चलते हैं इसमें। तो इनको हम वात, पित्त और कफ के नाम से बोलते हैं। और एक्चुअली ये 3 जो है बेसिक एनर्जीज है बॉडी को जो कंट्रोल करती हैं और सब में ये तीनों रहती हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है आपस में वो सब में डिफरेंट रहता है। तो इनको बैलेंस करने से हम हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें जैसे वात है उसको हम देते हैं एज एयर एनर्जी, पित्त जो है दैट इज फायर एनर्जी एंड वाटर, कफ जो है वो वाटर एनर्जी। तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो कई बातें कही जाती है कि आयुर्वेदा में एक जो डाइट है वो किसी के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, लेकिन दूसरे शख्स के लिए वही जो खान पान है, वही जो ईटिंग हैबिट है नुकसानदायक भी है। तो अगर हम इसके बारे में जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 3 एनर्जीज है जो बॉडी को बैलेंस करती है और सब में इनका रेशियो डिफरेंट रहता है। तो जैसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अगर दोषों का कॉम्पोजिशन देखते हैं, जो विषय है उसी को बैलेंस करना होता है। और इसीलिए कोई चीज जो है किसी व्यक्ति के लिए अच्छी रहती है और किसी के लिए नहीं ठीक है। जैसे कि अगर हम दही की बात करें तो जो व्यक्ति वाटर एलिमेंट वाला है ऑलरेडी, की बॉडी में कफ दोष जो है वो ज्यादा रहता है, उसको जो है वो दही हमेशा खाने के लिए लाभप्रद नहीं। गर्मियों में भी ठीक है, लेकिन सर्दियों में जैसे कि बेसिकली कफ जो है वो बॉडी में बढ़ता है और जो कफा टाइप वाला अगर व्यक्ति है तो उससे जो है ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो वही अगर वात वाला व्यक्ति है जिसकी बॉडी में एयर एनर्जी या वायु ज्यादा रहती है और वहाँ हम जो है अगर वाटर वाली चीज जैसे कि दही की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर देते हैं तो दैट विल हेल्प। तो इसीलिए एक ही चीज जो है वो प्रकृति के हिसाब से, दोष के हिसाब से किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है और किसी के लिए फायदे। जी, आपने दही की बात की तो बहुत सारे लोग जो है वो रात में दही नहीं खाते क्योंकि उनको नुकसान करती है, लेकिन कई लोगों को नहीं नुकसान करती। तो बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं, जैसे दही तो हमारी डाइट का एक रेगुलर एलिमेंट होता है, लोग रोजाना की अपनी डाइट में दही जरूर लेते हैं। तो उसको लेने का सही तरीका क्या है? अगर हम दही की बात करें तो हम शाम के समय में दही का जो है आयुर्वेद में निषेध बताया गया है। और शीत ऋतु में भी हम ये कहते हैं कि दही जो है विशेषतः सिर्फ धूप के जो समय रहता है 12 से 2 बजे का जैसे कि टाइम है, उस समय हम सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दही जो है बेसिकली जो चैनल्स है बॉडी के उनको ब्लॉक करता है। तो हम ऐसे टाइम में जबकि अग्नि कम है, क्योंकि जैसे इवनिंग टाइम में अग्नि कम होती है, ऐसे समय में दही को बढ़ाने वाली है और जो कि अग्नि के ऊपर प्रेशर रहता है, तो उसको हम शाम के वक्त निषेध बताते हैं। और खास करके जब कफ की प्रॉब्लम हो और किसी व्यक्ति को नॉर्मली जिसका कफ दोष जो है वाटर एलिमेंट डोमिनेंट जो बॉडी हो, उनमें भी हम दही का जो है वो इस्तेमाल कम बताते हैं, क्योंकि अगेन चैनल्स जो है वो पहले से ही उसमें लिक्विड ज्यादा रहता है और दही जो है फिर फर्दर जो है चैनल्स को ब्लॉक करती है। जी, इसके अलावा पानी के लिए भी बात होती है कि जो पानी है वो खाने के एकदम पहले नहीं लेना चाहिए या एकदम बाद में नहीं लेना चाहिए। पानी खाने के
कितने अंतराल पे लेना चाहिए और रोजाना में आपको कितनी मात्रा में पानी लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, क्योंकि ये कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा देता है अगर आप गलत समय पर ले लेते हैं। आजकल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आजकल एक मिथ चल रहा है अपनी सोसाइटी में कि हमें 8 गिलास पानी या 2 लीटर या 3 लीटर जरूर पीना चाहिए और सुबह अपनी स्टमक का जितना पानी जरूर पिए। तो आयुर्वेद में इस विषय में ये कहता है कि जितनी आपको प्यास लगती है, बॉडी का जो है जो मैकेनिज्म है, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसी ही अर्जी जो है वो हमें होती है। तो अगर हमें प्यास ज्यादा लगती है तो हमें पानी उस हिसाब से ज्यादा पीना है, लेकिन अगर किसी को प्यास नहीं लगती है उतनी तो जितना रिक्वायरमेंट है जब उसको रिक्वायर्ड है तभी पीना चाहिए। क्योंकि अगेन अगर हम दोषों की बात करें कि जो बॉडी ड्राई बॉडी है, एयर टाइप है, या जो फायर टाइप बॉडी है जिसमें अग्नि ज्यादा है, उनमें नेचुरली उनको पानी की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि उनके सिस्टम में सर्कुलेशन, जैसे एयर की बात करें तो जिस व्यक्ति की वायु ज्यादा रहती है तो उसको प्यास बार बार लगती है, तो उसको हम कहते हैं कि गर्म पानी, स्पेशली गर्म पानी का वो सेवन करें तो वायु जो है वो कंट्रोल में रहती है। इसी तरीके से जो फायर एलिमेंट वाली बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, उसके अंदर अग्नि जो है वो ज्यादा होती है, तो उसको ज्यादा पानी के इंटेक की आवश्यकता रहती है उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन जो वाटर टाइप बॉडी है, कपा टाइप, उसके अंदर ऑलरेडी जो वाटर कंटेंट है सेल्स के अंदर या बॉडी में, वो दैट इज एक्चुअली हायर और उनको प्यास कम लगती है ऐसे व्यक्तियों को, तो उस हिसाब से वो पानी का इंटेक कम कर सकते हैं। एक बात और हम कहते हैं कि जो वायु और कफ वाला व्यक्ति है जिसकी एयर ज्यादा रहती है, ये वाटर वाली जो बॉडी है, वो जो है पानी को गर्म करके पिए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा। पानी को हल्का गुनगुना करके पिए तो सेहत के लिए अच्छा है। साथ ही आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, हम एक्सरसाइज उतनी नहीं करते। अभी बहुत रिपोर्ट ऐसी आई कि भारत में लोग इसलिए ज्यादा बीमार होते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। व्यायाम करना चाहिए सुबह शाम आपको। अब ऐसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में कई बार बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उस दौरान लोगों के खान पान भी ऐसा रहता है जो कि बहुत हेल्दी नहीं होता। तो जो वर्किंग क्लास है जिसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है ज्यादा, उनको किस तरह का खाना लेना चाहिए, उनकी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक क्या उनका डाइट पैटर्न होना चाहिए? क्योंकि जो लोग सेडेंटरी जिनका रहता है, ज्यादा सिटिंग का जॉब रहता है और ज्यादा उनके पास ऐसा वक्त नहीं होता कि वो वर्कआउट करें, तो उनको खाने में विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी डाइट जो है उसमें हैवी डाइट जो है वो ऑयली डाइट और शुगर डाइट, स्पेशली शुगर्स, वो लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है इनमें स्लो रहता है और इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो में अग्नि जो है वो कम रहती है। तो अगर वो वरिष्ठ, जिसको हम हैवी डाइट बोलते हैं, कैलोरी डाइट अगर वो लेते हैं तो इससे सिस्टम जो है वो और ज्यादा स्लगिश होने के चांसेस रहते हैं। अग्नि जो पहले से ही कम है वो और कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इनके लिए चाहिए कि ये लाइट डाइट में प्लस इसमें एडेड जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी, जैसे कि ब्लैक पेपर है या ड्राई जिंजर पाउडर है, ये जो है वो यूज कर सकते हैं, कि मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन करें। दूसरा, इन लोगों को स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना हो सके ये गर्म पानी का सेवन करें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए गर्म पानी विशेष लाभदायक है। और उसमें भी अगर हम कभी जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स भी आ जाते हैं, जैसे डिफरेंट स्पाइसेस हम डालते हैं अगर उनको बॉइल करते हैं, जैसे दालचीनी कभी डाली, कभी अजवाइन जिसको हम बोलते हैं यूज करते हैं, जीरा है, तो जिंजर पाउडर है या सौंफ का पानी है, तो इस तरीके से डिफरेंट हम किसी दिन कोई एक स्पाइस जैसे इसमें बॉइल करके और थोड़ा थोड़ा वो अगर हम पीते रहे तो जो भी हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प रहेगी और मेटाबॉलिज्म भी इसे मेंटेन करेगी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। जी, तो जिस तरह आपने बताया कि काले मिर्च, अदरक का सूखा पाउडर और पानी में दालचीनी या इस तरह से मिला के कुछ फ्लेवर्ड पानी, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी पीते रहें तो ये सेहत के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अच्छा करना है, ज्यादातर लोगों को इस लाइफ स्टाइल में यही दिक्कत होती है कि डाइजेशन ठीक नहीं है,
चीजों का सेवन करना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, खाने से हम कहते हैं कि जितना हो सके आयुर्वेद कहता है कि षड्रित आहार का वर्णन आता है। षड्रितों में जैसे कि मधुर बोलते हैं हम, मीठा है, सॉल्ट है, सॉल्टी है, और उसके अलावा दूसरा डिस्टिंग्विश एंड पंजेंट जो है वो टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। तो जो मधुर अम्ल लवण से पहले 3 रहते हैं वो डाइट के अंदर मिली, जैसे कि हम चावल या आटे वाली जो चीजें खाते हैं मधुर वस्तु में, और सॉल्ट जो है वो जैसा रिक्वायर्ड है वैसा यूज करते हैं। तो उसके बाद जो बाकी के जो 3 वर्ड रह जाते हैं, जैसे कि हम बिटर, स्टिंजेंट और पंजेंट बोलते हैं, इसमें ये हर्ब्स आती है, जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है और टर्मरिक है, सिजन है। तो ये चीजें जो है ये मेटाबॉलिज्म को पास करती है, अग्नि को मेंटेन करती है। तो जो बेसिक डाइट है दैट वी हैव टू टेक, वो एज पर रिक्वायरमेंट इसमें ये ध्यान रखना है कि ऑयल इसमें ज्यादा आयरन पर है। तो आप जो डेली का जो भी लेते हैं उसमें फिर ये जो 3 टेस्ट जो हमने, जैसे गार्लिक जो है हम यूज कर सकते हैं, टर्मरिक हम जो है डेली के उसमें यूज करते हैं, जैसे एक गरम मसाला स्पेशली जो आता है, गरम मसाला में जितनी भी चीजें जो ऑल आर डाइजेस्टिव और अग्नि को बढ़ाने के लिए, जैसे उसका नाम ही है गरम मसाला। तो ऐसे जो भी हम डाइट में उसमें हल्का सा हम ये जो है मिक्स करके ले सकते हैं, तो उससे डाइजेशन जो है दैट विल नेवर बी हैम्पर्ड। डाइजेशन जो है वो मेंटेन रखते हैं, ये अग्नि को आप रखते हैं, और किसी भी तरीके की जो टैक्सेस जो बैठे रहने से या कभी जब हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो आंखों की जो गति है, आंखों का जो मूवमेंट है वो भी स्लगिश होने लगता है। तो जब हम ये एडेड चीजें जो बताई मैंने हम ऐड करके ले लेते हैं, तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी प्रॉपर होता रहता है और डाइजेशन भी सही है। जी, तो आपने बताया कि जिस तरह से मसाले हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, गरम मसाले की आपने बात की, तो क्या कुछ लोग कहते हैं इसको तड़का लगा के लोग यूज करते हैं, या फिर इसमें आपने काफी ऑयल में फ्राई करके फिर सब्जी बनाते हैं, या फिर पानी में सीधा डालने के, किस तरह से मसालों को पकाना चाहिए? देखिए, जो मसाले जो बेसिक हम खाने में यूज करते हैं, जैसे कि हल्दी है, धनिया पाउडर है, या लाल मिर्च है, या काली मिर्च है, जो हम यूज करते हैं वो तो हम सबसे ही यूज कर सकते हैं। लेकिन गरम मसाला के लिए स्पेशल चीज ये आती है क्योंकि उसमें एरोमेटिक ऑयल रहते हैं, जैसे कि उसमें हमने दालचीनी, तेजपत्ता, मोटी इलायची, इस तरीके की चीजें रहती हैं और उनमें स्पेशल एरोमा रहता है। तो हमेशा एक इसका सिद्धांत है गरम मसालों को यूज करने के लिए कि जब आपकी कुकिंग पूरी हो जाए आप गैस बंद कर देंगे और उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट आप गरम मसाला डाल के और फिर उसको मिक्स कर देंगे, ताकि उसके जो एरोमास है, जो एरोमेटिक ऑयल है, वो सब जो है दे शुड बी मेंटेन, वो खत्म ना हो। और फिर वो बहुत अच्छा कैरियर का काम करता है। जब हम खाने में ये खाते हैं तो जितना भी एयर जो हो जाता है आंतों में, गैस की जिसको भी प्रॉब्लम है, वो उसके एरोमा के साथ ही वो सब जो है टेक इट आउट। लेकिन अगर हम उसको कुक कर देंगे तो दैट विल बी लॉस्ट। तो ऊपर से डालना चाहिए गरम मसाला, खाना जब सब्जी पूरी पक जाए तो ऊपर से आप उसको स्प्रेड कर दें, ताकि वो एरोमा उसका मेंटेन रहे और उसकी जो क्वालिटी है मसालों की वो आपको फायदा पहुंचाए। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, फल और सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो क्या कोई ऐसा समय होता है जब आपको फल और सब्जियां खानी चाहिए, और दिन का वो कौन सा समय होता है जब कच्चा फल सब्जी नहीं खानी चाहिए, और खाने से कितने समय पहले फल खाना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि खाने के बाद फल नहीं खाना चाहिए। तो आप हमें ये समझाएं और बताएं, गाइड करें कि किस तरह से फल का सेवन करना चाहिए। देखिए, फल के लिए और सैलेड्स के लिए जो हम रॉ जो वेजिटेबल्स जो सैलेड की फॉर्म में खीरा, टमाटर इस तरह की यूज करते हैं, तो उनके लिए आयुर्वेद स्पेशली ये कहता है कि पित्त के टाइम में लें, जिससे यानी अग्नि के समय में, जो कि दोपहर का टाइम। तो जैसे आजकल एक चल गया ट्रेंड की आप ब्रेकफास्ट में भी फल ले लीजिए, तो दैट इज इनकरेक्ट। क्योंकि क्या है कि जो सुबह का टाइम है वो कफा टाइम है, और उस समय स्वभाव से भी अग्नि जो है वो बॉडी में कंपैरेटिवली कम होती है। तो उस समय कोई भी रॉ चीज, जैसे कि फ्रूट्स हम रॉ ही खाते हैं, सैलेड रॉ, दैट इज नॉट अलाउड।
तो दिन में जो दोपहर का 12 से 2 बजे का टाइम है प्रेफरेबली, तो वो हम कहते हैं कि इस समय आप फल भी ले सकते हैं, और अगर कोई सैलेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जो खाने के साथ सैलेड लेने का ट्रेंड है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो सैलेड्स हैं दे आर एक्सटिंजेंट, और रॉ फ्रूट भी जो हम लेते हैं एक्सटिंजेंट का मतलब जो अग्नि है, जो सिक्रीशन एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव, उनको वो कम कर देते हैं। तो खाने के साथ तो दे आर नॉट अलाउड। आप पहले जो है सैलेड या फ्रूट ले सकते हैं, और उसके बाद आधा से 1 घंटे के गैप के बाद आप खाना खा सकते हैं। और फिर खाने के बाद तो क्योंकि डाइजेशन जो है चल रहा है, और एंजाइम्स जो है दे आर नीडेड एक्चुअली फॉर द डाइजेशन, उस समय कोई भी फ्रूट या सैलेड जो है दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आपकी उनकी एक्टिविटी को भी वो कम करता है। तो प्रेफरेबली ये रहेगा। और इवनिंग में हम जो कहते हैं कि आप जो है वो सब्जियां लेना चाहते हैं फाइबर के लिए, तो उसको आप सूप की फॉर्म में लें। जो भी सब्जियां आप खाना चाहते हैं उसको बॉईल कर लें, उसमें थोड़ा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालिए, और उसको सूप की फॉर्म में आप यूज करिए। लेकिन अगर रॉ आपने यूज करना है तो वो दोपहर के टाइम। जी, साथ ही साथ ये भी कई सवाल आजकल आते हैं कि एक पैटर्न चल रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन, की बॉडी को क्लींजिंग होनी चाहिए एक बार। तो ये मतलब आप किस तरह आयुर्वेद में किस तरह बताया गया है कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन या क्लींजिंग किस तरह से की जाती है और कैसे करनी चाहिए? आयुर्वेदा जो है स्पेशली जो दोषों की जो बात करी हमने वार्षिक सब्जी और बॉडी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अर्ली मशीनरी जो भी हम यूज कर रहे हैं उनको भी हम सर्विस करवाते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद का भी एक सर्विस रूटीन है बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पंचकर्मा। तो पंचकर्मा इज एक्चुअली बाय क्लींजिंग टेक्निक, एंड इसको हम सिंपल भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो उसमें हम ये तीनों चीजों को बैलेंस करते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा साइनस की, कफ की, कोल्ड की, फ्लू की अगर प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो इसका मतलब उसका जो कफ दोष है वो बना रहता है, और उसको हमें क्लीन करना है। तो इसके लिए स्पेशल टेक्निक रहती है जिसको हम वमन बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल करवाना। और उसमें हम पहले बॉडी को प्रिपेयर करते हैं 6 से 7 दिन तक, बिल्कुल स्पेशल तरह का मेडिकेटिव फूड देते हैं। और जब बॉडी प्रिपेयर हो जाती है तो उसको फिर हम उल्टी करवाते हैं, जिससे कि हम भी कफ जो जमा हुआ होता है हमारे चैनल में जो ब्लॉक कर रहा होता है उसको हम निकालते हैं। इसी तरीके से जो फायर एलिमेंट वाली जो बॉडी है, जिसको एसिडिटी की स्पेशली प्रॉब्लम ज्यादा है, स्किन डिजीज है, तो उनकी बॉडीज में एक्स्ट्रा जो एसिड है या पित्त है, इसको लेकर हम डिरेशन बोलते हैं। डिरेशन में हम एक तरह से पर्जेशन थेरेपी, जिसमें हम जो है दस्त लगाते हैं इंटेस्टाइन्स को क्लियर करने के लिए और लीवर को क्लीन करने के लिए बेसिकली। तो उससे जो है एक्स्ट्रा जो एसिड है या जो पित्ता जो एलिमेंट है उसको हम क्लीन कर देते हैं। थर्ड एलिमेंट जो एयर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक स्पेशल थेरेपी पंचकर्मा में रहती है, दैट इज वर्स्टी थेरेपी या एनिमा थेरेपी। और इसमें हम जो है स्पेशली मेडिकेटेड जो प्रिपेयर्ड जो ऑयल करते हैं और डिकॉक्शन यानी काढ़ा जो रहते हैं उनको अल्टरनेटिवली देते हैं, और कॉलन को क्लीन करते हैं। कॉलन को भी एयर का साथ बताया है, तो उसमें हम जो है वो कॉलन को क्लीन करने के लिए वस्तु देते हैं। तो इस तरीके से तीनों दोषों का बॉडी में एक अपना प्लेस है, और उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड क्लींजिंग टेक्निक रहती है जो कि पंचकर्मा के अंदर आती है। तो दैट इज वेरी इफेक्टिव टू बैलेंस द दोष। जी, जिस तरह आके आपने बॉडी के क्लींजिंग का तरीका बताया, लेकिन कई ऐसी भी थ्योरीज है जिसमें ये कहा जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए अगर आपका वेट बहुत बढ़ रहा है या आपका फैट बहुत बॉडी में बढ़ता जा रहा है, या फिर आप व्रत करिए। तो इन सारे भी जो तरीके हैं जो इनका क्या इनको आयुर्वेदा की तरह से देखते हैं? तो इसके लिए क्या रहता है, इससे भी हम हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में इसको लंघन थेरेपी बोलते हैं। लंघन में लाइफ टाइम। तो इन लोगों से वेट गेन की टेंडेंसी है, और मेनली ओबेसिटी का प्रॉब्लम रहता है, मेटाबॉलिक
लो फैट डाइट रहता है एंड टिपिकली प्रोटीन जो है वो थोड़ा डाइट में लेने के लिए बोलते हैं। और कुछ हर्ब्स हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाली मेडिसिन रहती हैं, जैसे कि गुड़ रहता है उसमें। तो जो है कॉर्न मरीच टिकली जो है आती है उसका पाउडर रहता है, तो वो डेली बेसिस पे हम यूज करने के लिए कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको भी वो वर्क कर सके, और जो अभी खा रहे हैं उससे जो है वो और ज्यादा जो है फैट का प्रोडक्शन ना हो सके। तो इसके लिए थोड़ा सा डाइट का एक्टिविटी का भी रेजिम रहता है। डेफिनेटली जो रेगुलर योग और प्राणायाम का अभ्यास है दैट इज वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द वेट। तो एक तरह से डाइट का आहार की जो चर्या करते हैं, तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि लघु आहार ले, लघु आहार यानी कि जो कि ऑयल फ्री शुगर फ्री डाइट रहता है। और विशेषकर इसमें जो है हम एडवाइस करते हैं अगर कुछ खाना जो है प्रॉपर जैसे कार्बोहाइड्रेट ना लेके वेजिटेबल्स जो है सब तरह की उनका एक सूप टाइप बना लें, तो दिन भर थोड़ा थोड़ा यदि पीना है तो बॉडी के विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो मेंटेन रहे और न्यूट्रिशन भी रहे और बॉडी जो है वो अपने ही फैट को बर्न करे। दैट इज रियली हेल्पफुल। जी, चलते चलते डॉक्टर संगीता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अलग अलग उम्र के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे मिडिल एज में हो, चाहे युवा हो और चाहे उम्र दराज वर्ग के लोग हों, उनको इस ऋतु में शीत ऋतु में खासतौर पर किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए, इस तरह की उनकी दिनचर्या होती है होनी चाहिए, इस पर हमें आपके चलते चलते आपकी कमेंट। जैसे कि हम विंटर की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि विंटर सीजन को हेल्दी सीजन बोलते हैं। तो हेल्दी सीजन हम इसीलिए बोलते हैं कि इस समय पर जो हमारा जो मेन कॉम्पोनेंट है बॉडी का अग्नि, वो जो है दैट इज एनफ स्ट्रॉन्ग एंड मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली क्वाइट हाई। तो वॉट एवर वी टेक, जो भी हम खाते हैं दैट इज मेटाबोलाइज्ड वेरी वेल बाय द बॉडी टू बिल्ड द टिश्यूज एंड नरिश द टिश्यूज। तो ये जो समय रहता है एक्चुअली हमें अपने पूरे साल के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, पूरे साल के लिए जो इम्यूनिटी है, जो हमारा बल है, उसको बढ़ाने के लिए ये समय रहता है। तो इसमें विशेषकर जो ध्यान रखना है दो तीन चीजों का, एक तो हमारा जो अग्नि का लेवल है वो हमेशा अप ही रहना चाहिए। तो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जैसे अग्नि को ईंधन चाहिए। एक समय लघु आहार नहीं हम करते, एक समय गुरु हैवी जो डाइट है, तो प्रॉपर जो है घी एंड ऑयल जो है वो हम बताते हैं, क्योंकि वायु भी इस समय पे सेंसिटिव कारण करती है और वायु जो है अंदर सुखाती है जो बॉडी के टिश्यूज है उसको। तो इस तरह अगर हम अग्नि को अप रखते हैं जिसमें कि हम इस तरीके की डाइट लें जो कि हैवी भी हो और ऑयली भी हो, उसमें जो जिसको हम बोलते हैं तो वो जो है डाइट इज हेल्पफुल। जैसे कि उसमें हम एडेड जो है वो नट जैसे स्पाइसेस को मैंने आपको पहले भी बताया जी जी इसके साथ हम नट्स का यूज कर सकते हैं। और विटामिन सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें भी आंवला की हम बात करेंगे तो च्यवनप्राश है आंवला का जो हाइब्रिड में मेडिसिन है। तो जो 3 से 4 महीने अगर उसकी च्यवनप्राश का भी गोली अगर सेवन करें, बच्चे भी बूढ़े भी और यंग भी, तो पूरे साल के लिए हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, शहद जो है इस मौसम में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं विंटर में जो प्रॉब्लम आती है, जो कोल्ड की कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, फीवर है, वो इस तरीके की, या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अस्थमा वगैरह जो है ये ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हनी इज वेरी मच हेल्पफुल, खासकर जैसे कि जिंजर है, जिंजर अक्सर का रस निकाल के और उसको शहद के साथ अगर सेवन किया जाए तो ये बहुत अच्छे से अग्नि को बढ़ाता है और म्यूसिक को बैलेंस करता है। इसके अलावा जैसे अदरक और तुलसी की चाय हम ऐसे भी बनाते हैं, ताकि जो है वो बॉडी को वार्म भी रखती है और इम्यूनिटी को भी इनहांस करती है। तो ये चीजें हम ऐड कर सकते हैं। और बाकी रेगुलर एक्सरसाइज इज इन मस्ट, क्योंकि जो है विंटर का टाइम ऐसा रहता है कि मेटाबॉलिज्म स्लगिश होने लगता है अगर हम बैठे रहते हैं। तो इस समय रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि यही चीज के समय में अगर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है कि उसमें
हमें सूर्य की विटामिन डी का फायदा भी मिल जाता है और जो ठंडी हवा इस समय रहती है उससे भी बचाव हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। और एक बात और विशेष, क्योंकि वायु भी जो है वो बढ़ती है इस मौसम में, तो स्किन का मॉइस्चर जाने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है। तो जैसे हमने खाने में घी या तेल या फ्राई का सेवन करना है, वैसे ही बहुत अच्छा रहता है कि ऑयल मसाज जो है वो अगर हम थोड़ा इंटरवल के बाद रेगुलर अगर लेते रहे और उसके बाद कुछ हॉट वाटर 5 से 6 बार अगर हो जाती है, तो दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन दिस स्किन मॉइस्चर। जी ये दो बातें हम ध्यान में रख सकते हैं। जी डॉक्टर संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सेहत से संबंधित आयुर्वेदा में क्या कहा गया है इस पर हमें इतने विस्तार से जानकारी दी। हमने बताया कि किस तरह से खासतौर पर शीत ऋतु में आपको ऑयल का घी का सेवन करना चाहिए, अदरक, हनी, ड्राई फ्रूट ये सब आहार में शामिल करने चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और ये वो समय होता है जब बॉडी पूरे साल के लिए अपनी एनर्जी इकट्ठा करती है और इस समय यही समय होता है हम अपने इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी